हेलो बच्चों, आज आपको हम होम साइंस में पार्ट 2 आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बताएंगे कि आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है। आय क्या है? आय परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी कार्य या सेवा के बदले में अर्जित धन आय कहलाती है। इसके अलावा कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। इनको हम कुछ प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से समझा रहे हैं। हम प्रश्न जो है बोल रहे हैं, आप लोग उसका उत्तर अपने और उत्तर भी बोल रहे हैं, उसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए और याद करिए ठीक ढंग से। सबसे पहले आय क्या है? तो पारिवारिक आय को प्रोफेसर ग्रास और क्रेंडल के द्वारा परिभाषित किया गया है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। आय क्या है? अभी पहले मैंने आपको समझाया कि आय क्या होती है। आय जब हमारे परिवार में आवश्यकताएं पूरी करनी होती है तो उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है और वह धन ही हमारी आय होती है। लेकिन ये हमको किसी कार्य के बदले में या किसी सेवा के बदले में प्राप्त होती है। आय कितने प्रकार की होती है? आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय क्या है? जो हमको नगद धन के रूप में प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी कार्य के बदले में जो हमें नगद धन राशि प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे कि वेतन या कृषि के द्वारा या मकान या दुकान किराए पर देने पर हमें जो धनराशि प्राप्त होती है वो हमारी प्रत्यक्ष आय है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष आय क्या है? अप्रत्यक्ष आय जो हमें किसी कार्य निःशुल्क सेवाएं जो प्राप्त होती हैं उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय जैसे कि बिना किराया दिए रहने के लिए मकान, बिना किराया दिए यात्रा करना या बच्चों की फीस न देकर बच्चों को शिक्षा मिलना, ये सब अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। प्रत्यक्ष आय तथा प्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष आय परिवार के मुखिया को उसके परिश्रम के बहाने धन के रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय वह व्यक्ति की सुविधा के रूप में, जैसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का मिलना, आने जाने का किराया, उपहार आदि अप्रत्यक्ष आय में आते हैं। प्रश्न, पारिवारिक आय के स्रोत बताइए। पारिवारिक आय के स्रोत वेतन, नंबर 2 व्यवसाय, नंबर 3 कृषि, नंबर 4 मजदूरी, नंबर 5 पेंशन और पशुपालन और अन्य सेवाएं भी आय के अंतर्गत आती हैं। आय व्यय में संतुलन रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? आय व्यय में संतुलन बना रहे इसके लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। जैसे कि उत्तर, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए कुल आय को ध्यान में रखकर व्यय को निर्धारित करना चाहिए तथा मितव्ययिता पूर्वक व्यय करना चाहिए, अर्थात पारिवारिक बजट का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है अगला, पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए।
वर्तमान पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि बच जाती है उसे पारिवारिक बचत कहा जाता है। बचत भी दो प्रकार की होती है, बाध्य बचत और ऐच्छिक बचत। बचत क्या है, जैसे कि इसको आप समझ सकते हैं, जैसे हमारी जो आय होती है परिवार की, तो आय किस लिए होती है, आय का क्या कार्य है। आय के द्वारा हम अपने परिवार के लोगों की या स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जो आय के द्वारा आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उस पर जो खर्च होता है उसको व्यय कहते हैं। व्यय करने के बाद प्रश्न है बचत किसे कहते हैं। तो बचत जब हम परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी आय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो धनराशि शेष बच जाती है उसे बचत कहते हैं। और बचत के उद्देश्य क्या हैं या बचत के लाभ क्या हैं। जैसे कि हमको खुद पता है कि बचत अगर हम करते हैं तो हमको कुछ लाभ होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि मकान बनवाने के लिए सहायता मिलती है, बच्चों के शादी विवाह करने के लिए बचत किया हुआ धन हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। और इसके अलावा वृद्धावस्था के लिए बचत से सहारा मिलता है। आय कम हो जाने पर बचत के द्वारा हमें सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर या उसकी आय घट जाने पर या आय कम हो जाने पर हमको बचाए हुए धन से आर्थिक सहायता मिलती है। जब हम बचत करते हैं तो उसको हम जमा करते हैं, और वो जो विनियोग कहा जा सकता है या जो है विनियोग के साधन कहे जा सकते हैं। तो बचत के विनियोग के साधन कौन कौन से हैं। बचत के विनियोग के साधन डाकघर और बैंक हैं, और अन्य हैं लेकिन मुख्य रूप से दो ही हैं। बचत के विनियोग में जैसे कि बीमा योजनाएं हैं, सरकारी फंड वगैरह है और सहकारी समितियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैंक और डाकघर ही हैं। मितव्ययता का क्या अर्थ है। मितव्ययता का अर्थ है कंजूसी ना होकर होने वाले व्यय पर नियंत्रण है, जिससे कि सीमित आय में व्यय किया जा सके, ऋण न लेना पड़े और फिजूल खर्चों को रोका जा सके। ये कह सकते हैं मितव्ययता वह साधन है या मितव्ययता जैसे कि हम अपनी आय को कम से कम खर्च करके परिवार की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा करके परिवार की आय को कम से कम खर्च करके परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरी करना मितव्ययता कहलाता है। मितव्ययता करने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। मितव्ययता करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। नंबर 1, आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदना। मितव्ययता करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदना। दूसरा, विश्वसनीय दुकान से सामान खरीदना। तीसरा, एक साथ फसल के समय अधिक वस्तु को साल भर के लिए खरीद कर रख लेना। अगला, वस्तुओं को खरीदते समय नकद भुगतान करना। वस्तुओं के गुणों की पहचान करके ही खरीदना। ऊर्जा के संसाधनों का यानी कि बिजली और गैस का सावधानी से कम प्रयोग करना और उचित स्थान से खरीदारी करना। घरेलू वस्तुओं का रखरखाव ठीक प्रकार से करना। बच्चों को ट्यूटर लगाने की बजाय स्वयं पढ़ाना। ये सब मितव्ययता के उपाय हैं। इसके अलावा परिवार की आवश्यकताओं की तीव्रता का समुचित ज्ञान होना,
ये सारे उपाय करके हम मितव्ययता कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि बैंक में कुछ खाते खुलवाए जाते हैं। तो बैंक में और डाकघर में भी विभिन्न प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं। उसमें प्रश्न, डाकखाने में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, या डाकघर की बचत योजनाएं कौन कौन सी हैं? डाकघर की प्रमुख बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं। बचत खाता, नंबर 2 सावधि जमा योजना, नंबर 3 राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, मासिक आय जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना, आवर्ती जमा खाता, संचयिका जमा खाता। ये सब डाकघर की योजनाएं हैं। बैंक के कार्य लिखिए या बैंक की उपयोगिता लिखिए। बैंक में जमा धन की सुरक्षा होती है। बैंक में जमा धन पर ब्याज मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर बैंक में जमा धन को निकाला जा सकता है। और चेक बुक से आप क्या समझती हैं? चेक बुक द्वारा बैंक में जब चाहे धन निकाला जा सकता है। इसके लिए स्वयं खाताधारी को बैंक जाना आवश्यक नहीं होता है। बाजार से कोई वस्तु खरीदने पर भी दुकानदार को चेक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, या बैंक न जान पाने की स्थिति में किसी व्यक्ति को चेक दे करके घर बैठे ही धन निकलवा सकते हैं। चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है? चेक बुक बनवाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यात्रा में धन की सुरक्षा होती है, धोखाधड़ी से बचाव होता है, धन को चेक के माध्यम से कहीं भी भेजने की सुविधा मिलती है, धन निकासी हेतु स्वयं न जाने की सुविधा होती है। फिर प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसे कहते हैं? यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसमें हम 5 वर्ष के लिए अपने धन को जमा कर सकते हैं और इसमें आयकर में नियमानुसार छूट मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बैंक में इसे गिरवी रख करके ऋण ले सकते हैं और समय पूरा हो जाने पर इसमें लाभ मिलता है। पासबुक की क्या उपयोगिता है या पासबुक क्या है? कोई भी खाता धारक जब बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको वहाँ से एक पुस्तिका मिलती है जिसे पासबुक कहते हैं, जिसमें व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया धन और निकाला गया धन बैंक के कर्मचारियों के द्वारा लिखा जाता है और उसमें व्यक्ति का नाम, पता और एक फ़ोटो लगाई जाती है पासबुक में। और जब व्यक्ति विड्रॉल के द्वारा पैसा बैंक से निकालता है तो उसे विड्रॉल के साथ में पासबुक को बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर है अगला प्रश्न, जीवन बीमा से क्या लाभ है? जीवन बीमा के द्वारा अनिवार्य रूप से बचत हो जाती है। बीमे की राशि आयकर से मुक्त होती है और बीमे की धनराशि के द्वारा परिवार के आश्रितों को लाभ मिलता है। बीमे का पैसा होता है, इससे वृद्धावस्था में धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जब हम बीमा की किस्तें जमा करते हैं तो इससे अनिवार्य रूप से बचत हो जाती है। जो पॉलिसी धारक होता है उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है और आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। चेक बुक और पासबुक में क्या अंतर है? उत्तर,
चेक बुक और पासबुक में निम्नलिखित अंतर हैं। चेक बुक पैसा निकालने के लिए बैंक से प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हमें बैंक से चेक लेना है तो बैंक में कम से कम 1000 रुपये की धनराशि अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और फिर हमें चेक बुक बैंक से मिल जाती है, जिसमें हम घर बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा धन निकलवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास नगद धनराशि नहीं होती है तो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका चेक के माध्यम से भुगतान भी कर सकते हैं। लेकिन पासबुक में जमा किया गया पैसा और निकाला गया पैसा बैंक के द्वारा अंकित किया जाता है। इसके अलावा चेक बुक के द्वारा पैसा निकालते समय पासबुक को बैंक में प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रायल के द्वारा पैसा निकालते हैं तो पासबुक को बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वाहक चेक, नंबर 2 आदेशित चेक, नंबर 3 रेखांकित चेक और अन्य प्रकार के चेक। उसमें साधारण चेक है, यात्री चेक है, उपहार चेक है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक में बाईं तरफ 2 बराबर की रेखाएं या समांतर रेखाएं खींची होती हैं और नीचे अकाउंट पेवनली लिखा होता है। उस चेक का भुगतान व्यक्ति के खाते में ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाहक चेक किसे कहते हैं? इससे क्या लाभ है? वाहक चेक साधारण चेक होता है। इस चेक के द्वारा हम स्वयं या किसी वाहक के द्वारा बैंक से धन निकाल सकते हैं और इस चेक का लाभ यह है कि खाताधारी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजकर भी बैंक से धन निकलवा सकता है। उपहार चेक किसे कहते हैं? बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के चेक उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें उपहार चेक कहते हैं। ये हम अपने प्रियजनों को भेंट स्वरूप किसी शुभ अवसर पर दे सकते हैं, जैसे कि जन्मदिन, मुंडन, तिलक, जनेऊ आदि संस्कारों पर उपहार के रूप में देते हैं और ये 21, 51, 101, 501 के उपलब्ध होते हैं। यात्री चेक की उपयोगिता लिखिए। वर्तमान समय में यात्रा के दौरान नगद रुपए अपने साथ रखना जोखिम का काम हो गया है। इससे व्यक्ति को धोखा मिल सकता है। इसलिए बैंक में रुपया जमा कराकर यात्रा चेक प्राप्त करके धन को सुरक्षित रख लेते हैं और यात्रा में आवश्यकता पड़ने पर हम इसे भुना करके नगद धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। बचत को परिभाषित कीजिए। यह बचत क्या है? भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र किसे कहते हैं या राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र डाक खाने की एक योजना है। इसे कोई भी व्यक्ति कुछ निश्चित धनराशि देकर बैंक से खरीद सकता है और यह योजना 6 वर्ष के लिए पहले थी, लेकिन अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में वर्ष 2011 से इसे 5 वर्ष का कर दिया गया है। इस योजना में 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6 माह के हिसाब से परिपक्वता पर देय है। बचत पत्र कम से कम 100 रुपये मतलब 500 रुपये, 2000, 1500, 10,000, 15,000 या 20,000 तक खरीदे जा सकते हैं और इस योजना के तहत
आयकर में छूट मिलती है और नामांकन की सुविधा में उपलब्ध भी होती है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर बचत पत्र को बैंक के पास गिरवी रखकर ऋण भी लिया जा सकता है और इसका समय 8 वर्ष 7 माह कर दिया गया है। 8 वर्ष 7 माह के बाद हम इसमें दूनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यय को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 परिवार की आय, नंबर 2 परिवार का आकार, नंबर 3 रहन सहन का स्तर, नंबर 4 सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, नंबर 5 रहने का स्थान, नंबर 6 व्यक्तिगत व्यय, नंबर 7 बच्चों का व्यय, नंबर 8 गृहिणी की कुशलता। अब इसमें परिवार की आय, अगर परिवार की आय कम होती है तो व्यय को उसी प्रकार ध्यान में रख कर के व्यय किया जाता है। अगर हमारी आय कम है तो जब हम आय को ध्यान में रख कर व्यय करते हैं तो हमारा परिवार जो है ठीक ढंग से सभी जो जरूरी आवश्यकताएं हैं परिवार की पूरी हो जाती हैं। दूसरा परिवार का आकार, अगर हमारी आय कम है और परिवार बड़ा है तो वो हमारी आय को प्रभावित करता है। अगर परिवार छोटा है तो हमारी आय कम होने से भी काम हो जाता है। लेकिन अगर हमारी आय कम है और परिवार का आकार बड़ा है, सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हमको खर्च चलाने में या परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्याएं आती हैं। अगला रहन सहन का स्तर, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में रहने का भी असर हमारी जो व्यय की क्षमता है उस पर पड़ता है। जैसे हमारी आय कम है और हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारी आवश्यकताएं कुछ खर्च कम करके भी पूरी की जा सकती हैं। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनके बगैर जिनमें हमको बिना खर्च किए काम नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार जो है रहन सहन का स्तर भी परिवार की आय और व्यय को प्रभावित करता है। सामाजिक और धार्मिक परंपराएं, कुछ सामाजिक और धार्मिक परंपराएं ऐसी हैं जो हमारे व्यय को प्रभावित करती हैं। जैसे रूढ़वादी परिवारों में अनावश्यक व्यय के कारण अधिक व्यय होता है। सामाजिक त्योहारों आदि पर इस प्रकार की मान्यता वाले लोग परिवार में कुछ ना कुछ अनावश्यक ढंग से खर्च करते रहते हैं, इससे व्यय अधिक होता है। फिर रहने का स्थान, एक ग्रामीण परिवार का व्यय या ऐसी जगह पर जहाँ पर जनसंख्या अधिक है या हमारे रहने का जो स्थान है वहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो हमको उसमें जो है कुछ कम खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन वही अगर हम शहर से दूर रह रहे हैं तो हमको शहर से कोई भी वस्तु मंगाने के लिए उस पर अधिक व्यय खर्च करना पड़ेगा। फिर अगला आता है व्यक्तिगत व्यय। परिवार को कुछ व्यय उनके सदस्यों को व्यक्तिगत व्यवसाय पर भी निर्भर करते हैं। वकालत करने वाले को अपने लिए कानूनी पुस्तकों को खरीदना, चिकित्सक को अपनी आय का कुछ भाग अपने चिकित्सालय पर खर्च करना और एक अध्यापक को अपने लिए कुछ पुस्तकों पर खर्च करना, ये व्यक्तिगत व्यय होते हैं।
अगला, बच्चों पर व्यय। अधिक बच्चों वाले परिवार में अधिक व्यय और कम बच्चों वाले परिवार में कम व्यय किया जाता है। जिस परिवार में अधिक बच्चे होंगे तो उन पर खर्च होने वाला, उन पर व्यय जो होगा वो अधिक होगा। जिस परिवार में कम बच्चे होंगे तो उसमें जो बच्चों पर खर्च होने वाला व्यय है वो कम होगा। फिर गृहिणी की कुशलता। अगर कुशल गृहिणी है तो वो कम से कम खर्च करके अपनी कुशलता के द्वारा अधिक से अधिक परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को कम आय से काम चला लेती है। लेकिन अगर गृहिणी की कुशलता में कुछ कमी है तो वह अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक व्यय करेगी। जो अनावश्यक खर्च हैं उन पर भी पैसा खर्च करेगी, इससे व्यय अधिक होगा। फिर अगला प्रश्न है, कुछ योजनाओं के बारे में लिखिए। जैसे कि डाकघर बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता, इस खाते के द्वारा हम डाकघर में अपना खाता खोल लेते हैं और वहाँ से हमें एक पासबुक मिलती है। उस पासबुक को धन निकालते समय व जमा करते समय डाकघर ले जाना पड़ता है। समय समय पर पासबुक में जमा राशि तथा ब्याज का हिसाब देखते रहना चाहिए। इस खाते में संयुक्त या एकाकी दोनों तरह से खाता खोल सकते हैं। इसमें ब्याज दर 3.5% वार्षिक ब्याज मिलता है तथा ₹15 के वार्षिक प्रीमियम पर 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी होता है। फिर दूसरा है, सावधि जमा योजना क्या है। सावधि जमा योजना में डाकघर में 1, 2 या 3 या 5 वर्षीय खातों पर क्रमशः 6.25%, 6.50%, 7.25%, 7.50% की दर से ब्याज प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर खाता समय से पूर्व भी बंद कर सकते हैं। इस खाते पर ऋण भी मिल सकता है। समय की अवधि पूरी होने पर जमाकर्ता को ब्याज सहित पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है। फिर अगला है 6 वर्षीय डाकघर मासिक आय योजना। इसमें 8% की दर से प्रति माह ब्याज का भुगतान होता है। जो परिवार प्रति माह धन को लेना चाहें उनके लिए यह योजना चालू की गई है। 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना। इस योजना में कम से कम 10 रुपये प्रति माह या 5 रुपये के गुणांकों में बचत की राशि जमा की जाती है। इस योजना पर मिलने वाली ब्याज दर 7.5% होती है। धनराशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है। इस योजना में यदि धन जमा किया जाता है तो खाता खोलने की 1 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात उस समय तक जमा धनराशि का 50% धन निकाला जा सकता है। फिर अगला है इंदिरा विकास पत्र। इंदिरा विकास पत्र परिवार द्वारा बचत करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये पत्र सरकार ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में निर्गत किए थे। इस विकास पत्र द्वारा व्यक्ति अपनी बचत का विनियोजन इस प्रकार करता है कि वह अपनी निश्चित धनराशि डाकघर के विभागाध्यक्ष को देता है। विभागाध्यक्ष उससे दुगनी धनराशि के इंदिरा विकास पत्र दे देता है। 8 वर्ष 9 माह बाद संबंधित व्यक्ति इंदिरा विकास पत्र डाकघर में देकर निश्चित धनराशि सुगमता से प्राप्त कर सकता है। इस योजना में सबसे अधिक ब्याज मिलता है। संचयिका जमा खाता, ये सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चलाई गई एक योजना है। इसके द्वारा बच्चों में बचत के प्रोत्साहन के लिए संचयिका बचत योजना प्रारंभ की गई है। इसमें विद्यालय के शिक्षक तथा 2-3 बच्चे मिलकर सभी बच्चों से पैसा एकत्रित करते हैं। सभी बच्चों से धनराशि एकत्र करके डाकघर में विद्यालय के नाम से जमा कर दिया जाता है। इस धनराशि का प्रभारी शिक्षक ही पासबुक रखता है।
प्रत्येक माह जमा की गई धनराशि इसमें अंकित रहती है। आवश्यकता अनुसार बच्चे अपना पैसा निकलवा सकते हैं। इससे बच्चों में संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, साथ ही अपने पैसे का हिसाब भी रखना आ जाता है।